आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। मार्केट का पहले हाल लेकर आते हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में देखने को मिल रही है क्लियरली, और इसीलिए एक ऊपर नीचे के दायरे तो देखने को मिल ही रहे हैं, थोड़ा दबाव भी है। निफ्टी इस समय लगभग 200 पॉइंट नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में भी प्रेशर क्लियरली विजिबल है। मिड कैप स्मॉल कैप भी इस गिरावट से दूर नहीं है। निफ्टी बैंक 700 पॉइंट नीचे है, दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही। मिड कैप्स रिकवर हो रहे हैं निचले स्तरों से, अब ½ % नीचे ही रह गए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स और दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.5% तक की गिरावट हम देख रहे थे ड्यूरिंग द डे। 1.5-2% तक का फॉल था। इस समय का रुझान देखें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो यहाँ भी थोड़ा संभलने की कोशिश होते हुए, लेकिन अभी भी 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में दबाव है। इसीलिए एनएससी स्टैट्स भी बियरिश मूड इंडिकेट कर रहे हैं। 570 स्टॉक से जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1900 से ज्यादा स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। सेक्टोरल मूव्स देखेंगे तो 2 पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है खरीदारी की तरफ। एक तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स चल रहा है, एक डिफेंस स्टॉक्स में तेजी है जो कि कैपिटल गुड इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बीएससी कैपिटल गुड इंडेक्स जो 1% ऊपर है, लेकिन ये ऊपर है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस शेयर्स की वजह से। निफ्टी ऑटो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। गिरावट सबसे ज्यादा कहीं है तो वो रियल्टी में है, 3% नीचे है। ऑयल एंड गैस 1% नीचे है, 1% नीचे एफएमसीजी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फार्मा में 1% का नुकसान है आज के कारोबार में। निफ्टी फाइनेंशियल्स 2% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा हाल। अब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हरीश नमस्कार, बताइए। नर्वसनेस थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन टिल मार्केट क्लोजिंग क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई ट्रेड ले इंडेक्स पर या ना लें? गुड आफ्टरनून जी दीपाली जी। मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी बिल्कुल है, जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही है उसके चलते निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला है। हालांकि निफ्टी की लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट 23,800 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर टिकता है तो मार्केट फिर से एक बार रिबाउंस कर सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में। मुझे लग रहा है कि निफ्टी के लिए तो इंडेक्स के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फिलहाल, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में। तो और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थोड़ा रखना चाहिए। और फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी भी थोड़ा डाउनसाइड का ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखा है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है एक्चुअली 53,500 के अराउंड। और 53,500 के अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि और एक 200-300 पॉइंट्स डाउनसाइड दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में मेजर अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक फिर क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी? मुझे लग रहा है कि एक HAL है जो स्टॉक अगर देखा है तो डिफेंस में बिल्कुल तेजी है और थोड़ा बहुत मोमेंटम भी बिल्टअप हो रहा है। और HAL का स्टॉक स्पेसिफिक अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है, और कल के दिन थोड़ा करेक्शन भी देखने मिला था और सपोर्ट जोन के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि HAL अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे। तो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे 5,000 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर में 2-3 डे सेशंस में। तो और स्टॉप लॉस बना रहेगा 4250। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों से तो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी कमजोर सेंटीमेंट वाले बाजार में हरे निशान में। इनफैक्ट HAL नहीं, तमाम डिफेंस स्टॉक्स में बाएंगे, इसीलिए मिड कैप्स के गेनर्स लूजर्स लेकर आते हैं। 2 पॉकेट सबसे पहले आपके सामने रखेंगे जहां पर तेजी है आज के मार्केट और मूड माहौल के बीच में, जिसमें डिफेंस स्टॉक्स डेफिनेटली लिस्ट में है। और HAL, मैसडॉक, भारत डायनामिक्स, BL तेजी के साथ ट्रेड करते हुए 4.25% ऊपर मैसडॉक है। BDL 5% ऊपर, 2.5% ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 1.5% ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कारोबार करते हुए। पीएसयू बैंक स्टॉक्स में बाइंग है। वो शेयर्स जो कि तेजी दिखा रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक बास्केट में, उसमें कैनरा बैंक, साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक शामिल है। 4.5% की तेजी के साथ यूनियन बैंक में अच्छा एक्शन। 2% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक भी 2.5% ऊपर है। रियल्टी सबसे ज्यादा नीचे है आज। लोधा 4.25% नीचे, 4% नीचे DLF। शोभा में 2.5%, 3% की गिरावट, ऑलमोस्ट 2.25% नीचे गोदरेज प्रॉपर्टीज कर रहा है कारोबार। तो ये रहा रियल्टी स्टॉक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। ऑयल एंड गैस पैक में जहां वीकनेस है, अदानी टोटल गैस 3.25% नीचे, 3% नीचे महानगर गैस, चेन्नई पेट्रो 2.5% नीचे है, 1% नीचे HOEC कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी थोड़ा दबाव आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। IT में भी प्रेशर है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 5.5% नीचे, 3% नीचे रामको सिस्टम, जेंसरटेक 3.5% नीचे, 2% के नुकसान देखने को मिल रहे हैं कोफोर्ज में आज के सेशन में। FMCG बजाज कंज्यूमर 3% नीचे, हेरिटेज फूड्स 2% नीचे, 2.5% नीचे ज्योति लैबोरेटरीज, बलरामपुर चीनी 2.5-3% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा पूरा एक्शन मिड कैप्स का, जहां पर डिफेंस स्टॉक्स प्लस PSU बैंक स्टॉक यहां पर मोमेंटम खरीदारी का देखने को मिला है। बाकी सभी पॉकेट्स लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड।
लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मार्केट पर्सपेक्टिव से वो लेकर आते हैं आपके सामने। दरअसल अप्रैल में बाजार में तेजी के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटा है। म्यूचुअल फंड के संगठन एमफी ने आज आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 11 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। क्या डिटेल्स इस डेटा की समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। तो मार्च के महीने के बाद जो अप्रैल का डेटा आया है एसआईपी का, वो रिकॉर्ड लेवल्स पे है। हालांकि अगर हम इन्फ्लोज की बात करें तो ऑब्वियसली वो 11 महीने के निचले स्तर पे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम मंथ ऑन मंथ डेटा की बात करें तो जो एसआईपी इन्फ्लो है वो रिकॉर्ड डेटा आया है और 26,632 करोड़ के ऊपर ये बुक जाती हुई आपको नजर पड़ी है। तो एसआईपी पे जो रिटेल का फोकस है वो अभी भी बरकरार है। और अगर हम बात करें एसआईपी के नए 46 लाख अकाउंट्स भी खुले हैं। ऑब्वियसली अगर हम रिकैलिब्रेशन की बात करें तो काफ़ी सारे खाते यहाँ बंद भी हो रहे हैं, तो लगभग 1.36 लाख खाते भी बंद हुए हैं। लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट्स हैं क्योंकि टिपिकली फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद यहाँ थोड़ी साफ सफाई और काफ़ी सारे रिडंडेंट अकाउंट्स को क्लोज किया गया है, तो ये आंकड़ा भी आपके सामने है। अगर हम इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो 11 महीने के निचले स्तर पे है, जो कि लगभग 25,117 करोड़ से घट के 24,250 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। हालांकि लार्ज कैप कैटेगरी में आपको इन्फ्लोज बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। और अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ 2671 करोड़ के आसपास इन्फ्लो देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप इन्फ्लो बरकरार है, कोई बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ 4,000 करोड़ के इन्फ्लो आपको महीने में दिखाई पड़ रहे हैं अप्रैल में। और 3300 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आपको स्मॉल कैप फंड में आता हुआ नजर पड़ रहा है और मिड कैप फंड में आता हुआ नजर पड़ रहा है रिस्पेक्टिवली। एयूएम भी 6.5% बढ़ के लगभग 70 लाख करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है। और आपकी स्क्रीन पे अब टेबल्स भी आएंगे जहां आपको दिखेगा कि जो एसआईपी इनफ्लो आउटफ्लोज हैं यहां किस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जनवरी के बाद फिर से एक बार अप्रैल के महीने में काफी अच्छे इनफ्लो देखने को मिले। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है काफी तगड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम इक्विटी इनफ्लोज की बात करें तो यहां थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग फेज आपको देखने को मिल रहा है। वो स्पीड से जो लमसम पैसा आ रहा था अब थोड़ा बहुत ब्रेक यहां लगता हुआ आपको नजर पड़ा है। और अगर हम लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहां जो चीजें हैं काफी स्टेबल दिखाई पड़ रही हैं। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो ओवरऑल फ्लोज घटते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन किन किन कैटेगरीज में किस तरीके का प्रेसाइज एक्शन रहा है वो डिटेल्स यहाँ पर समझाई यतिन ने। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट देने के बाद सरकार अब जल्द ही स्पेक्ट्रम देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई आज सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी हुई सिफारिशें जारी करेगा। क्या है डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए क्या तैयारियां ट्राई की और क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत करना चाहती है। सरकार से उसने लाइसेंस मांगा था, सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को दे दिया है और इस अगले हफ्ते तक कंपनी को लाइसेंस भी मिल जाएगा। लेकिन सर्विस शुरू करने से पहले कंपनी को स्पेक्ट्रम का भी इंतजार होगा। तो अब सरकार जो अभी तक सरकार के पास कैसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा तो किन शर्तों के ऊपर दिया जाएगा, क्या कीमत रहेगी उस स्पेक्ट्रम की। तो इसके लिए उसने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें मांगी थी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई आज अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप देगा। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ट्राई रिकमेंडेशन ये कर सकता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो 5 साल के लिए दिया जाए। जिन कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम मिलेगा उनको स्पेक्ट्रम चार्ज भी देना होगा। ये चार्ज 3% से लेकर के 5% तक हो सकता है। जो सारी कंपनियां हैं उनको ये स्पेक्ट्रम शेयर करना पड़ेगा। तो अभी तक जो 2 कंपनियां हैं जिनके पास लाइसेंस है और तीसरी कंपनी को लाइसेंस मिलने जा रहा है। वनवेब के पास लाइसेंस है, रिलायंस जियो के पास लाइसेंस है और तीसरा स्टारलिंक को भी अब लाइसेंस मिलने वाला है। और जल्द ही कंपनी को स्पेक्ट्रम भी सरकार का आवंटन कर देगी और आवंटन करने के बाद कंपनी जून तक अपनी सर्विसेज शुरू कर सकती है। तो आप ये मान करके चलिए कि जून तक आपको दूर दराज के इलाकों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज दिखाई दे सकती है। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए और इस खबर से जुड़ी तमाम बातें। चलिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर जो कि वीक मार्केट में भी एक अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमने पीएसयू बैंक का तो जिक्र किया ही था, लेकिन डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। भारत डायनामिक्स देखिए, गार्डन री शिप बिल्डर्स देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पर ट्रेड सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात नहीं की, यहाँ पर बात हुई है भारत डायनामिक्स यानी BDL की या फिर गार्डन री शिप बिल्डर्स की। 2% पर गार्डन री शिप बिल्डर्स है
और भारत डायनामिक्स में अच्छा एक्शन है। भारत डायनामिक्स पर क्या राय है आपकी हरीश, और क्या व्यू आज के इस अपमूव के बाद? हाँ, मुझे लग रहा है कि भारत में कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बन के चल रहा है और स्टॉक प्राइस में मोमेंटम भी बिल्कुल है। आज के दिन आज के साथ में वॉल्यूम भी देखते हैं तो वॉल्यूम एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड रहेगा आगे भी। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के और 79 के लेवल से 1-2 वीक्स के में देख सकते हैं। 79 का लेवल से ऊपर जो है रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो वो लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, भारत फोर्ज को देखिए हरीश और बताइए क्या राय रहेगी। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक भी। हाँ, भारत फोर्ज का स्टॉक सेटअप अच्छा है, लेकिन नीचे अभी तक रेजिस्टेंस जोन अभी भी है। फिलहाल 12-10 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि मल्टीपल टाइप से रीटेस्ट किया हुआ 12-10 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके ऊपर एक बड़ा तेजी हो सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि तो अभी भी फिलहाल थोड़ा एक रेंज बाउंड में चलेगा स्टॉक प्राइस। अच्छा, एक राय टाटा मोटर्स पर भी ले लेते हैं। ये स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है 3 सत्रों से, आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर और पिछले कुछ मिनटों में तो एक एक्सटेंडेड मूव स्टॉक में आते हुए दिखाई दिया। 12 बजे के शो में शिवांगी शारदा ने भी एक ट्रेड यहाँ पर फ्यूचर्स में रेकमेंड किया है। क्या राय आपकी टाटा मोटर्स पर डे हाई पर होल्ड करते हुए? बिल्कुल सर, टाटा मोटर्स के में देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया 600 लेवल्स के आसपास, वहां से मल्टीपल टर्म्स रिकवरी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म सेटअप बहुत अच्छा है टाटा मोटर्स में। मुझे लग रहा है कि आगे जाके प्राइस ऑलमोस्ट 800 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स का सेटअप बहुत सही है और जब तक ये 600 के ऊपर टिका हुआ है लॉन्ग टर्म में, मुझे लग रहा है तेजी है। और कुछ लास्ट 3-4 हफ्तों से 3-4 दिनों से अगर वॉल्यूम्स की ग्रोथ देखते हैं तो कंटिन्यूस वॉल्यूम ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 8-10 के आसपास है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर अगर क्रॉस कर देता है तो स्टॉक प्राइस और ज्यादा तेजी देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आई इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले ही, वो थी आईपीएल से जुड़ी हुई। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चित वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया है। और डिटेल समझते हैं विपिन भट्ट से। विपिन जी बताइए एग्जैक्टली क्या ये सुरक्षा कारणों की वजह से डिसीजन लिया गया है और क्या माना जाए ये पूरी तरीके से सस्पेंड हुआ है या फिर सिर्फ अभी पोस्टपोन किया गया है? हाँ जी, तो एक बात तो सही कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। कल रात की ही बात है जब धर्मशाला, जो कि बड़ा खूबसूरत सा मैदान है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर मैच हो रहा था। पंजाब और दिल्ली आपस में खेल रहे थे। इनफैक्ट 10 ओवर भी हो गए थे और उस बीच ये पाकिस्तान की तरफ से हमले की खबर आई और तब एहतियातन, चूँकि फ्लड लाइट्स ऑन रहती हैं और वो अलग ही पूरा स्टेडियम दिखाई देता है, मैच को बीच में ही रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया और फ्लड लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। इनफैक्ट फिर हमने देखा ही कि वो खबरें थी कि ब्लैकआउट्स किए गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, बीसीसीआई ने निर्णय लिया है कि अब वो अनिश्चित काल के लिए, जब तक की सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है, फिलहाल इसे सस्पेंड कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 58 मैचेस हो गए थे, 12 मैचेस बाकी थे। 25 मई को इनफैक्ट इस टूर्नामेंट का फाइनल होना था, लेकिन फिलहाल के लिए एहतियातन कदम लेते हुए बीसीसीआई ने इसको रोकने का फैसला किया। जहां तक आपका यह सवाल कि बाद में कंटिन्यू होगा, जी से हाँ, मोस्ट लाइकली बचे हुए मैचेस को बाद में या तो कंटिन्यू किया जाएगा या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। अभी के लिए जो खबर है वो ये है कि फिलहाल आईपीएल सस्पेंडेड है टू द नेक्स्ट डेट, जो बीसीसीआई खुद बताएगा या वेन्यू शिफ्ट के बारे में, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की और बाकी लोगों की फिलहाल आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, लेकिन विपिन जी पहले तो शायद इस तरीके की खबरें आ रही थी कि वेन्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि शायद जो अब लेटेस्ट मैच था वो धर्मशाला में था, वहां सुरक्षा कारणों की वजह से ये डिसीजन लेने की बात हो रही थी। लेकिन अब फाइनली ये मान के चला जाए कि जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है तब तक कोई डिसीजन ना लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, वैसे तो हमारे पास देश के हर हिस्से में बड़े शानदार से स्टेडियम हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशन है, आप किसी चीज़ का भरोसा नहीं कर सकते। और कल देश के एक बड़े हिस्से में, खासतौर पे बॉर्डर एरियाज़ में या फिर जो नॉर्दर्न पूरा इंडिया है, वहाँ पर नाइट आउट्स जो नाइट में स्ट्राइक हुए हैं तो ब्लैकआउट्स की प्रैक्टिस की गई है, इनफैक्ट लागू किया गया उसे, सायरन्स ब्लो किए गए। तो ये किसी भी शहर के साथ कभी भी संभव है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एग्रेशन दिखाया, हालांकि
हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से फिलहाल आप वेन्यू शिफ्ट करने की भी बात नहीं। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है। हमने एक दो बार ऐसा देखा है जब स्थितियां सही नहीं थी किसी भी कारण से, तो देश के बाहर भी उसे शिफ्ट किया गया। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें बीसीसीआई अभी आगे चलते हुए क्लियर करेगा। लेकिन अभी तो लेटेस्ट में यह है कि जो 12 मैच बाकी हैं उनको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, थैंक यू विपिन जी, ये पूरी डिटेल समझाने के लिए कि क्या हुआ है, क्या एंटिसिपेट किया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए तो अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किए गए हैं। बाकी बचे हुए 12 मैचेस देखना होगा कोई डिसीजन आगे लिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन सो फार डेफिनेटली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है आईपीएल से जुड़ा हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। क्विक अपडेट वापस मार्केट्स का आपके सामने लेकर आते हैं। मार्केट्स में भी नर्वसनेस क्लियरली विजिबल है। मार्केट्स अंडर प्रेशर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो अब एक दायरा दिखाई दे रहा है जिसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी इस समय 24,000 के आसपास है। इनफैक्ट अगर दिन भर का ट्रेड देखेंगे तो 24,000 के नीचे जरूर स्लिप हुआ था, लेकिन इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। देखना होगा कि इंटैक्ट रहता है या फिर नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी पेन था, लेकिन वहां से थोड़ा संभल कर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेशली मिड कैप इंडेक्स में जो दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभला है। लेकिन अब देखिए, अगर आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो वॉल्टिलिटी क्लियरली दिखाई देगी। काफी ऊपर नीचे के लेवल्स देखते देखते ये रिकवरी बनी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5-2% नीचे था एक समय में, यहाँ पर भी थोड़ा संभल कर कारोबार अब होते हुए दिख रहा है लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी 1% के आसपास के लॉसेज है। लेकिन क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए दबाव के साथ ही ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हालांकि आज के कारोबार में भी इंटैक्ट है। सेलेक्ट पॉकेट्स देखे जहां पर तेजी है, जैसे हमने जिक्र भी किया, डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखने में एक तेजी देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट बेस मेटल्स में भी एक्शन आज खरीदारी की तरफ बना हुआ है। एक दो ट्रेड्स पर और राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट की, और डिफेंस के अलावा एक बार मेटल स्पेस से एक स्टॉक पर राय ले लेते हैं जहां पर मोमेंटम है। नाल्को का स्टॉक लेकर आते हैं। 0.25% ऊपर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इन स्तरों से, क्या आउटलुक है इन लेवल से, वो पूछने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिए नाल्को को और बताइए क्या राय रहेगी आपके हरीश। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है इस समय। बिल्कुल दीपक जी, नाल्को का अगर स्टार्ट देखते हैं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। अगर देखा जाए तो नीचे में सपोर्ट जोन है 144 के अराउंड, तो देखा जाए तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी है 170 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि एक दायरे में है स्टॉक प्राइस कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली ट्रेंड अभी भी क्लियर नहीं है स्टॉक प्राइस में, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, टाइम वाइज। चलिए, तो ये बात हुई नाल्को की। थैंक यू हरीश शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं क्या स्थिति है फिलहाल मुकाबले की तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। तो लीड कर रहे हैं पवन 7% के रिटर्न्स के साथ। बाकी एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स लेंड कर रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे जिंदल स्टेनलेस के सीईओ तरुण कुमार खुलबे से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।